नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड 11th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इकोनॉमिक्स पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। एग्जाम पेपर में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 एक्स्ट्रा MCQs को देखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 50 MCQs देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर में छपेगा। अगर आप एग्जाम पेपर में 40 में 40 लाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। ये ऑफिशियल प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, और यही सवाल एग्जाम पेपर में इस बार छपेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य या फिर इनमें सभी? तो ये सभी आते हैं, ठीक है। केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत ये सभी माप आते हैं, यानी कि माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो प्रस्तुतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध कहलाता है। धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध कहलाता है धनात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होगा? जटिल तथ्यों को जटिल करती है या फिर तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है, जटिल तत्वों को स्पष्ट करती है, या फिर दोनों, बी और सी? तो यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। सांख्यिकी जो है तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है और जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 6 परिवारों की मासिक आय निम्नलिखित है। 1600 रुपये, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630। तो औसत आय होगी। यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है, औसत आय निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो 6 परिवारों की जो मासिक आय यहाँ पर दिया हुआ है, इन सभी को जोड़ना है और 6 से आपको डिवाइड करना है, तब आपका क्या निकलेगा? औसत निकलेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको? एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए इन सभी को जोड़ना है। 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 और 1630 को जोड़ने से हमारा आएगा आपका 9280 आएगा, और 6 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर 6 परिवारों की मासिक आय दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करने से आपका आएगा 1546.66 आपका आएगा। ये आपका औसत आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1546.66 यानी कि 1547 इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। 1546.66, तो यहाँ पर ये 47 मानेंगे, इसको जो 6 आया है इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के 1547 हो जाएगा। 1546.66 ऑप्शन में रहेगा तो सही होगा, या फिर 1547 रहेगा तो 1547 आपका सही होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 46 से ज़्यादा है तो 47 आपको मानना है यहाँ पर, ठीक है, लगभग में रहता है। सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन, ठीक है, यानी कि ये दोनों हो जाएगा आपका सही उत्तर। चार्ल्स स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी सही होगा दोनों। यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला दिया हुआ है, देख सकते हो 10, 14, 15, 19, 24, 20, 24, 25, 29। ये यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है, देख सकते हो। तो ये किस प्रकार का सीरीज है? मध्य बिंदु आकृति श्रृंखला, समावेशी या फिर अपवर्जी या फिर संचय आवृत्ति? तो ये आपका समावेशी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है? तो देखिए, किसी श्रेणी के उस मूल्य को हम लोग बहुलक कहेंगे, जो सबसे अधिक बार आता है, ठीक है। सबसे अधिक बार जो आएगा वो बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक, यानी कि मोड हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए
कि किसी अनुसंधान से संबंधित। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले हिस्ट्री का एक पेपर देख चुके हैं, हिस्ट्री का पेपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को देख लीजिएगा और आगे भी आप लोगों को इस तरह का वीडियोस मिलता रहेगा, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट जो सवाल है कि किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को जनगणना विधि कहा जाता है, ठीक है। जनगणना, यहाँ पर देख सकते हो जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है लिखा हुआ है, तो ये जनगणना विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उससे उस मद को क्या कहा जाता है? एक किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद को आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया है? उपभोग, वितरण, उत्पादन, ऑप्शन डी में सभी। तो ये सभी हो जाएगा आर्थिक क्रिया, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है L1 + L2 है बटे में 2। जैसे कि 10 20 का आपको मध्य बिंदु निकालना है तो कैसे निकालोगे? मिड वैल्यू, तो दोनों को आपको जोड़ना है 10 और 20 को और 2 से डिवाइड कर देना है, तब आपका मध्य बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हो। वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे कहते हैं दंड चित्र, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है चित्र बनाने में, लॉरेंज वक्र में, दोनों में या सर्वेक्षण में? तो सर्वेक्षण में जो है प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक रॉबिन्स, याद रखना रॉबिन्स हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। किसी सारणी के मुख्य अंग है, किसी सारणी के मुख्य अंग शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी, सारणी संख्या, ऑप्शन डी में है इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित समांतर माध्य के सूत्रों में से सही कौन सही है? तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, ये आपका फॉर्मूला होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि इस चित्र को क्या कहते हैं? ये जो चित्र दिया हुआ है देख सकते हो, ये पाई चित्र है, ठीक है, पाई चित्र, ऑप्शन डी सही होगा, पाई चित्र। सतत श्रृंखला यानी कि अखंडित श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र, माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र है L1 + N बटे में 2 - CF बटे में F × H, ये आपका फॉर्मूला होगा माध्यिका का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला है सूचकांक का प्रयोग होता है, निर्देशांक यानी कि सूचकांक का प्रयोग होता है, तो सूचकांक का प्रयोग होता है जीवन स्तर की जानकारी के लिए, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी के लिए, उत्पादन संबंधी जानकारी के लिए, इन सभी के लिए, तो ऑप्शन डी सही होगा। आंकड़ों के चित्रमय, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? तो वर्गीकरण, सारांशित करना, प्रस्तुतिकरण, इनमें सभी, तो प्रस्तुतिकरण यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 22 का है कि आयत चित्र की श्रृंखला का आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित, सतत या फिर इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर सतत श्रृंखला जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार यानी कि परास ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो परास ज्ञात करने के लिए जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो है Q3 - Q1, अंतर चतुर्थक विस्तार, ठीक है,
अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर निम्न तालिका से विस्तार ज्ञात करें। निम्न तालिका से विस्तार ज्ञात करें यानी कि रेंज निकालने के लिए आपको लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो साइज में दिया हुआ है लार्जेस्ट जो वैल्यू है यहाँ पर 18 है और सबसे कम वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है न्यूनतम मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है और अधिकतम मान यहाँ पर 18 दिया हुआ है। दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। 18 में से 10 को माइनस करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेंज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि आंकड़ों के अपकिरण मापने की सबसे सरल माप विस्तार, माध्यिका, बहुलक या फिर समांतर माध्य। तो यहाँ पर विस्तार आपका हो जाएगा रेंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। 26 का है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो देखिए बैंकिंग क्षेत्र जो है आपका ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो तृतीयक आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 27 का है कि मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतकों में सबसे आगे है, पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर भारत। तो यहाँ पर चीन हो जाएगा सही उत्तर। भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है, तो नाबार्ड, ठीक है। भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था का नाम है नाबार्ड, ऑप्शन बी सही होगा। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। तो देखिए शहरी क्षेत्रों में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है या फिर खुली बेरोजगारी या फिर मौसमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी जो है पाई जाती है, खुली बेरोजगारी, ऑप्शन बी सही होगा। टिस्को का पूर्ण रूप है, देखिए टिस्को कंपनी का जो पूर्ण रूप है यानी कि जो फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का पूर्ण रूप है, ठीक है। और टिस्को की स्थापना याद रखिएगा 1907 में हुई थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, तो 1921 को, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। 32 का सवाल कि सतत विकास के अंतर्गत किनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, केवल वर्तमान पीढ़ी की, केवल भावी पीढ़ी की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, तो देखिए भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो मिश्रित यहाँ पर मिक्स आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई, भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सवाल कि अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं। अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को कहते हैं अवमूल्यन। क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। WTO किसका पूर्ण रूप है, तो देखिए WTO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सही होगा। एलपीजी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उभरती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, इनमें सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी, तो 1881 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर में छपेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता डैश उत्पादन था,
कृषि, उद्योग, ऑटोमोबाइल या फिर सेवा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि उत्पादन था, तो यहाँ पर कृषि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि जीडीपी का पूर्ण रूप है, जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है, भौतिक पूंजी का निर्माण, औद्योगिक पूंजी निर्माण, बैंकिंग पूंजी निर्माण या फिर मानव पूंजी निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मानव पूंजी निर्माण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, निजीकरण से, उदारीकरण से, वैश्वीकरण से या फिर उत्पादन से। तो उदारीकरण आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 45 का है कि भारत में निर्धनता के कीमतों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के अवसरों का अभाव या फिर इनमें सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी हो जाएगा। भारत में निर्धनता का कारण है इन सभी के कारणों की वजह से जो है भारत में निर्धनता पैदा हुआ है। कीमतों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के अवसरों का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आधारिक संरचना डैश की पूर्व शर्त है? तो यहाँ पर आर्थिक विकास हो जाएगा, ऑप्शन सी आर्थिक विकास। आधारिक संरचना आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा। तो देखिए वर्तमान में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल के अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन में केरल नहीं है, एग्जाम पेपर में केरल रहेगा। ठीक है, केरल याद रखिएगा, केरल में। ठीक है, 96.2% साक्षरता दर है वहाँ। ठीक है, केरल के अंदर। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। गैर वाणिज्यिक स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। तो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत यहाँ पर कौन सा होगा? ईंधन की लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला या फिर बिजली। तो यहाँ पर ईंधन की लकड़ी जो है ये गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। लास्ट सवाल देखिए कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को कहते हैं प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।